आपको क्लास के एंड में मैं फॉर्मूला वाला पीडीएफ फिर से दे दूंगी. See, all those who are asking in English, the session, the marathon of English medium is already completed in the morning. You can go and check that on our Officer Adda session. This is a bilingual only. English, there was a separate marathon for English, which is already completed now. Right? You can check it. The recorded video is available on Officer Adda 24/7. Now, operating ratios. ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? ये अच्छा खासा क्वेश्चन है. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन सेल्स इनटू 100. करेक्ट मीनाक्षी? आई थिंक वी आर ऑलरेडी डूइंग दैट. इफ यू आर रीडिंग देम फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम तो सॉल्व होने में प्रॉब्लम होगा. ठीक है, आई माइट साउंड अ लिटिल रूड बट दैट्स हाउ इट इज. अगर आपने इससे पहले नहीं करा तो आपको नहीं समझ आएगा, बिकॉज दे इन्वॉल्व ऑल द कॉन्सेप्ट्स, राइट? तो जो लोग सॉल्व कर रहे हैं, द रीजन इज दैट they have read those concepts. I'm really sorry, but that's how these marathons are. These are revision classes. Now operating ratio आपको दिया हुआ है, ठीक है? सबसे पहले आपको ऑपरेटिंग रेशियो निकालना है. सबसे पहले आपको निकालना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या होता है? Cost of goods sold is basically sales minus gross profit. करेक्ट. अब हमें करंट एसेट दिया है, करंट लाइबिलिटी दी है, इन्वेंट्री दी है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डायरेक्टली दिए हुए हैं. तो ये हमें 20,000 दिया हुआ है, ठीक है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया है, कॉस्ट दिया हुआ है. ओके, तो कॉस्ट ऑलरेडी हमें दिया होता है, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है. तो ये हो गया 30,000. सेल्स हमें कितना दिया हुआ है? 60,000. लेट्स सॉल्व दिस. आंसर आएगा 83.33%. नाउ दिस इज इजी. व्हाई? बिकॉज सब कुछ आपको दिया हुआ है. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब क्या है? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है? एंड देन ऑपरेटिंग एक्सपेंस दिया है, नेट सेल्स दिया इनटू 100. इज इट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट वन. ओपनिंग स्टॉक आपको ये सब दिया है. आपको इस क्वेश्चन में क्या निकालना है? ग्रॉस प्रॉफिट. शुरुआत के 30 क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मिक्स एंड मैच है. 30 क्वेश्चंस कंप्लीट होने के बाद विल स्टार्ट मॉड्यूल वाइज. आपको इस इंफॉर्मेशन से ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है. शुरू के 30 क्वेश्चंस विल बी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. नहीं, नॉट न्यूमेरिकल नेसेसरीली. मॉड्यूल वाइज मतलब सारा ही मॉड्यूल हो जाएगा ना. फिर जहां से क्वेश्चन आते हैं, बिकॉज अभी बिल्कुल हम लोग फ्रेश बैठे हैं, तो ये सारी चीजें रिटेन हो पाएंगी. जैसे जैसे टाइम धीरे धीरे बढ़ता जाएगा ना, लर्निंग स्लो होता जाएगा. नाउ आंसर आ रहा है ग्रॉस प्रॉफिट का 50,600. ठीक है. नाउ यहां पे आपने कैसे निकाला? आपने ये दो अमाउंट क्यों नहीं लिखे? बिकॉज ये परचेज से रिलेटेड एक्सपेंसेस नहीं है, ये सेल से रिलेटेड एक्सपेंस है. जब भी आपको ग्रॉस प्रॉफिट की बात की जाती है, आप यहां पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लेते हैं, यानी गुड्स को बनाने से रिलेटेड खर्चा, ना कि बेचने से रिलेटेड खर्चा. इसीलिए आपका आंसर क्या है? 50,600. ठीक है, नेक्स्ट वन. A purchase of goods from X amounting to rupees 500 has been wrongly entered through sales book. What will be the rectifying entry? क्योंकि वो सेल से रिलेटेड एक्सपेंस है, ना कि परचेज से रिलेटेड. बीएम भारती सर, ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए सिर्फ वही खर्चे आते हैं जो कि परचेज से रिलेटेड है, ना कि गुड्स को बेचने से.
आपने बेचने के लिए कैरेज पे करा है, ना कि सामान खरीदने के लिए। नाउ आप एक ए ने परचेज करे हैं गुड्स एक्स से जो कि 500 रुपए के हैं, रॉन्गली एंटर कर दिया है सेल्स बुक में। तो इंस्टेड ऑफ डेबिटिंग द परचेज अकाउंट आपने क्या एंट्री कर दी है, एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये एंट्री आपने कर दी है। ठीक है, आइडियली एंट्री होनी क्या चाहिए थी, परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट, ये एंट्री होनी चाहिए थी, आपने अपोजिट एंट्री कर दी है। ठीक है, अब आप इसे रेक्टिफाई कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आपने डेबिट क्या नहीं करा, परचेज डेबिट नहीं करा तो उसको डेबिट कर दीजिए। ठीक है, आपने गलती से सेल्स को गलत क्रेडिट करा है, इसका इंपैक्ट नलिफाई करने के लिए आपको सेल्स को डेबिट करना पड़ेगा। राइट, अब आप देखिए यहां पे एक्स डेबिट हो गया, यहां पे क्रेडिट हो गया, तो एंट्री तो वेस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो परचेज अकाउंट 500, सेल्स अकाउंट 500 टू एक्स अकाउंट 1000, ये होगी आपकी रेक्टिफाइंग एंट्री। नाउ लेट्स मैच दिस, ये रहा ऑप्शन नंबर डी। तो हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी आप सॉल्व कर रहे होते हो एरर्स, राइट, तो जो आपने डेबिट नहीं करा पहले आप उसे डेबिट कर दो, जो आपने गलती से डेबिट या क्रेडिट कर दिया है उसके इंपैक्ट को नलिफाई करने के लिए अपोजिट कर दो। अगर आपने गलत डेबिट करा है तो उसे क्रेडिट कर दो, अगर आपने गलत क्रेडिट करा है तो डेबिट कर दो। ठीक है, नेक्स्ट वन, X has accepted a bill drawn by Y who endorsed the bill to Z. On the due date, the bill is dishonored. To record the dishonor of the bill in the books of Y, which of the following account should be credited? X account, bills receivable account, Z account, bills payable account. X ने एक बिल एक्सेप्ट करा है, एक बिल जो कि ड्रॉ करा है Y ने, यानी Y सेलर है, X बायर है। ठीक है, एंड जिसने बिल को एंडोर्स कर दिया Z को, इसने एंडोर्समेंट किसे कर दिया है, Z को। टू रिकॉर्ड द डिसऑनर ऑफ द बिल इन द बुक्स ऑफ Y, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड। ठीक है, अगर आप ड्रॉअर की बात करें तो डिसऑनर के केस में ड्रॉअर की बुक्स में एंट्री क्या होती है, डेटर अकाउंट डेबिट हो जाता है और क्रेडिटर अकाउंट क्रेडिट हो जाता है। ठीक है, अब क्रेडिटर तो आंसर क्या हो जाएगा, जेड अकाउंट। आई होप दिस इज क्लियर। कैसे, अगर बिल ड्रॉ वाई ने करा है तो ड्रॉ करने वाला बिल कौन होता है, सेलर होता है। बिल ऑफ एक्सचेंज में जो बिल ड्रॉ करता है वो सेलर होता है। ठीक है, तो सेलर है वाई और एंडोर्समेंट इन्होंने करा है क्योंकि बिल तो इन्हें मिला है, इन्होंने जाके जेड को एंडोर्स कर दिया। इसका मतलब वाई के लिए जेड क्या है, लाइबिलिटी है, क्रेडिटर है। ठीक है, नेक्स्ट वन, which of the following statement is are false? The term depreciation, depletion and amortization convey the same meaning. Provision for depreciation account is debited when provision for depreciation account is created. The main purpose of charging the P&L account with the amount of depreciation is to spread the cost of an asset over useful life for the purpose of income determination. Only 1, only 3, only 2, all 1, 2 and 3 above. नाउ ये जो टर्म है डेप्रिसिएशन, डिप्लीशन, अमोर्टाइजेशन, सेम मीनिंग नहीं कन्वे करती। डेप्रिसिएशन यूज होता है फॉर फिक्स एसेट, डिप्लीशन यूज होता है फॉर माइंस एंड अमोर्टाइजेशन यूज होता है इनटैंजिबल एसेट के लिए। तो इन तीनों का मीनिंग अलग अलग है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज ए लाइबिलिटी। ठीक है, तो ये डेबिट नहीं होगा, लाइबिलिटी का नेचर क्या होता है, क्रेडिट का होता है। Main purpose of charging the P&L account with the amount of depreciation is to spread the cost of an asset
over useful life for the purpose of income determination. No, it is not for the purpose of income determination. ठीक है, इनकम डिटर्मिनेशन के लिए नहीं किया जाता. लाइफ ऑफ असेट को हम लोग क्या करते हैं, एलोकेट करते हैं, जिससे हमें यह पता चल पाए कि हमारा जो एक्चुअल असेट है उसको हम कब रिप्लेस करेंगे. ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव आर फॉल्स स्टेटमेंट. ठीक है, सारी की सारी स्टेटमेंट गलत है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन. A trading firm's average inventory is rupees 20,000, which is at cost. If the inventory turnover ratio is 8 times and the firm sells goods at a gross profit of 20% on sale, you are required to ascertain the gross profit of the firm. एक छोटा सा काम कर दीजिएगा, इस सेशन के लिंक को कॉपी करके शेयर जरूर कर दीजिएगा अमंग योर टेलीग्राम ग्रुप, योर फेसबुक ग्रुप, योर व्हाट्सएप ग्रुप. आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, हमेशा ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आ ही जाता है. इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री. ठीक है, अब आपको ये कितना दिया हुआ है, 8 टाइम्स. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना दिया हुआ है, नहीं दिया. एवरेज इन्वेंट्री आपको दिया है 20,000. तो यहां से मिसिंग फिगर क्या हो जाएगा आपका, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. ठीक है, तो ये हो गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, आ गया 1,60,000. करेक्ट, कितना हो गया, 1,60,000. नाउ आपको बोला है जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो 20% है सेल्स का. फिर से देख लेते हैं, सेल्स का 20% है, यानी अगर मैं सेल्स को 100 एज्यूम कर लूं तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 20 रुपीज. तो मेरी कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 80 रुपीज. कॉस्ट कितनी हो गई, 80 रुपीज हो गई. ठीक है, तो ये जो कॉग्स है दिस इज 80%. हमें क्या निकालना है, ग्रॉस प्रॉफिट. ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, 20%. निकाल सकते हैं क्या, 1,60,000 अगर 80% है तो इसका 20% कितना हो जाएगा, 40,000. करेक्ट. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन. On 1st April 2007, a limited company purchased a machine for rupees 1,90,000 and spent 10,000 रुपए इंस्टॉलेशन पे. स्क्रैप वैल्यू आपको एस्टिमेट करके दिया है 50,000 एट द एंड ऑफ 6th ईयर. द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज एस्टिमेटेड एज 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट. द बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31st March every year. Calculate profit and loss at the end of 6th year. ये सेशन आपको लिमिटेड टाइम के लिए ही अवेलेबल रहता है. सो इन केस यू वांट दिस सेशन कि आपका इसका लिंक मिलता रहे ना, तो आप एक छोटा सा काम करके इसे लाइक करके अपने साथ शेयर करके रख लीजिए. क्लास का ड्यूरेशन है 11 बजे तक. इट्स अ 5 आवर क्लास, 5 घंटे की क्लास है. नाउ कॉस्ट कितना बोला है आपको, 1,90,000. कॉस्ट कॉन्सेप्ट की वजह से आप इंस्टॉलेशन को भी ऐड करोगे. ठीक है, स्क्रैप वैल्यू कितना एस्टिमेटेड है, 50,000 रुपए माइनस 50,000 आपका हो गया. ठीक है, ये पूरा वैल्यू है. बट आपको यहाँ पे बोला है कि ओके, इस क्वेश्चन में आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जो गलती मैं कर रही थी. आपको यहाँ पे बोला है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% है ओरिजिनल कॉस्ट का. तो जो मैं कर रही थी आपको ऐसा नहीं करना है, मैं भी गलत कर रही थी. सो बेसिकली पहले आपको कॉस्ट निकालनी है. कॉस्ट कितना निकालना है, 1,90,000 प्लस 10,000, कॉस्ट कितना हो गया, 2 लाख. ठीक है, अब आपको रेट कितना दिया हुआ है, 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट. तो आप ध्यान रखिएगा, अक्सर ना हमारे एक दिमाग में इंप्रेशन होता है कि अगर 10% ओरिजिनल कॉस्ट का है, राइट, तो ओरिजिनल कॉस्ट का मतलब क्या होता है, ओरिजिनल कॉस्ट मींस which method they are talking about, straight line method and not WDV method. ठीक है कृष्णा, ये वही क्वेश्चंस हैं, है ना, ये मैं बोल रही हूँ ना, शुरू के 30 क्वेश्चंस तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. ये सारे क्वेश्चंस ऐसे एग्जाम में आते हैं, बहुत बेसिक भी हैं, उतने टफ भी नहीं है. ठीक है, तो इफ इन केस यू वांट टू गेट पास, आप ऐसे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए. तो 10% है, डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा, 2 लाख का 10%, जो कि है 20,000 रुपए.
राइट। अब 20,000 रुपए कितना है, आपको बोला है कि मशीन को हमने क्या बेचा है, सिक्स ईयर में स्क्रैप वैल्यू आपको 50,000 रुपए मिल रही है, राइट। तो 20,000 फिक्स डेप्रिसिएशन है, 6 साल के लिए हो जाएगा 1,20,000, टोटल कॉस्ट है 2 लाख, आपको नुकसान हो रहा है कितने का, 30,000 का। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है अगर रेट दिया है और उसके आगे वर्ड लगा है ओरिजिनल कॉस्ट, तो स्ट्रेट लाइन मेथड है, WDV नहीं है। हम अक्सर ऐसे गलती कर देते हैं, बिकॉज हमें अक्सर रहता है कि जब भी आपको बोला जाए 10%, 20%, वो किससे रिलेटेड होता है, दैट इज रिलेटेड टू व्हाट, दैट इज रिलेटेड टू WDV। ऐसा नहीं है, ओरिजिनल कॉस्ट अगर दिया हुआ है देन इट इज स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है, क्योंकि यहां पर स्क्रैप को लिया है ना, सो व्हाई नॉट, अगेन दैट्स व्हाट आई वाज टेलिंग, 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट। नरेश सर, ये हो सकता है कि मेरे लिए टफ ना हो बट आपके लिए हो, बट एग्जाम को पास करने के लिए यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, सो आई विल बी टीचिंग यू व्हाट इज आस्क्ड इन द एग्जाम। नाउ सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट is recorded in P&L appropriation, प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग, बैलेंस शीट। आई कैन टीच यू वेरी इजी क्वेश्चन एज वेल, जो इसके आप 100% सारे आंसर कर दोगे और आपके यहाँ पे शायद 10% मार्क्स आ जाएंगे, बट एग्जाम में वो क्वेश्चंस नहीं आए देन क्या फायदा हुआ सेशन का। व्हेन वी से कि हमारा रिजल्ट या फिर आपका जो मैराथन है उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, तो दैट इज द रीजन बिकॉज देयर आर क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, ना कि वो क्वेश्चंस जो कि हम इजी वे में आपको करवा दें और यहाँ पे आप 100% लेकर आ जाओ बट एग्जाम में आपसे क्वेश्चन ना मिले। ठीक है, नाउ सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट कहां पे रिकॉर्ड किया जाता है, बैलेंस शीट में अंडर द हेड रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, नेक्स्ट वन, गुड्स वर्थ ₹7,000 गिवन एज चैरिटी शुड बी क्रेडिटेड टू। उस क्वेश्चन में हम लोगों ने इसीलिए स्क्रैप वैल्यू को कंसिडर नहीं किया क्योंकि वहां पे 10% रेट आपको डायरेक्टली दिया हुआ है। ठीक है, आपको क्वेश्चन में 10% रेट डायरेक्टली दिया है, तो जब रेट डायरेक्टली दिया है उस केस में आप ऐसा करोगे कि आप डायरेक्टली रेट को यूज करोगे। ठीक है, अगर रेट नहीं दिया होता तो हम वही प्रोसेस फॉलो करते। तो गुड्स आपने चैरिटी के लिए दिए हैं, एंट्री क्या हो जाएगी, चैरिटी हमारा खर्चा है तो डेबिट होगा, और चैरिटी देने की वजह से हमारे जो गुड्स पड़े हैं वो कम हो जाएंगे, तो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ठीक है, अगेन यहां पे चैरिटी होती लॉस होता फायर की वजह से या फिर लॉस होता थेफ्ट की वजह से, सेम एंट्री होती बट चैरिटी की जगह वर्ड चेंज हो जाता, जैसे लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। और ऐसा क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है एग्जाम में, तो टू परचेज अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट वन, मैं इस क्वेश्चन में आपको एक बार फिर से बता देती हूं। नाउ इस क्वेश्चन में हमने रेट कंसिडर किया हुआ है बिकॉज रेट दिया हुआ है। अगर 10% नहीं दिया होता, ये नहीं दिया होता, तो हम लोग मेथड यूज करते हैं 1,90,000 प्लस 10 माइनस 50 अपॉन 6। बट ये क्यों नहीं करा, बिकॉज क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली रेट ऑफ डिप्रिसिएशन दिया हुआ है। ठीक है, नाउ बिल इज ड्रॉन ऑन 20th January 2013 for 2 months. After sight, date of acceptance is 29 January 2013. What will be the maturity of the bill? बिल की मेच्योरिटी क्या होगी? 20 से 22% का वेटेज होता है, अप टू 25 मार्क्स का। क्वेश्चंस कम होंगे, वेटेज ज्यादा होगा। थर्टी का 90% is 27 questions are numerical. If you see, this is not a numerical. The last question was not numerical. Ankit, the intention is to revise, not to, complain about things. थियरी के क्वेश्चन आधे मार्क्स के आते हैं मॉड्यूल बी के, न्यूमेरिकल 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है, 25% का वेटेज है पेपर में।
नाउ बिल इज ड्रॉन ऑन 20th January 2013 फॉर 2 months. आफ्टर साइड का मतलब क्या होगा, जिस दिन एक्सेप्टेंस हुआ है आप उसको इंक्लूड नहीं करते हो, ठीक है, आप उसे इंक्लूड नहीं करते हो. तो उस केस में 2 महीने है ना, तो 29 की जगह से कहां से, अच्छा सॉरी 20th January को हुआ है 2 महीने के लिए, और इसका जो डेट ऑफ एक्सेप्टेंस है वो 29 January है. तो आप कहां से काउंट करोगे, 29 से या 28 से? You will consider it from 20th 29th January, ठीक है. अब क्योंकि मंथ्स में दिया है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो फेब एंड मार्च यानी 29th of March प्लस 3 days ऑफ ग्रेस कितना हो जाएगा, 31 1. So the due date here will be 1st of April 2013. ठीक है. नेक्स्ट वन, bill receivable are endorsed, bill receivable which are endorsed are debited to endorsee account, bills payable account, dators account, bills receivable account. बिल्स रिसीवेबल क्या होगा, अगर आपने बिल्स रिसीवेबल को एंडोर्स कर दिया, किसी को फॉरवर्ड कर दिया, तो आप क्रेडिटर्स अकाउंट को क्या करोगे, लाइबिलिटी कम हो जाएगी को डेबिट कर दोगे, बिल्स रिसीवेबल असेट कम हो जाएगा, एंट्री क्या हो जाएगी, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू, सॉरी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट. नाउ क्रेडिटर का मतलब यहां पे कौन है, जिसको आपने एंडोर्स किया है, दैट इज एंडोर्सी. तो आंसर क्या हो जाएगा, एंडोर्सी अकाउंट विल बी डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट. ठीक है. नेक्स्ट वन, सॉरी, लिमिटेड कंपनी यूज डबल एंट्री सिस्टम, सिंगल एंट्री सिस्टम, हाइब्रिड सिस्टम और एनी ऑफ दीज. नाउ कोई भी कंपनी हो, हम लोग कौन सा एंट्री सिस्टम यूज करते हैं, डबल एंट्री सिस्टम. सिंगल एंट्री सिस्टम हम नहीं यूज करते. व्हाई, बिकॉज दिस इज नॉट साइंटिफिकली प्रूवन एट एनी स्टेज. ठीक है. तो द राइट आंसर इज, चाहे लिमिटेड कंपनीज हो, चाहे अनलिमिटेड कंपनीज हो, चाहे प्राइवेट हो, पब्लिक हो, सारे केस में वी यूज डबल एंट्री सिस्टम. और डबल एंट्री सिस्टम में भी वी फॉलो अक्रूअल कॉन्सेप्ट. व्हाट डू यू मीन बाय अक्रूअल कॉन्सेप्ट? चाहे कैश हो चाहे क्रेडिट, ऑल द ट्रांजैक्शंस विल बी रिकॉर्डेड. ठीक है. नेक्स्ट वन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर इज अ पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, नन ऑफ द अबव. देयर इज नो हाइब्रिड सिस्टम, इट्स जस्ट एन ऑप्शन. प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, तो अगर प्रीमियम होता है ना, रिडम्पशन होने पर डिबेंचर के, तो वो कहां पर आता है, इट इज पर्सनल अकाउंट. जितने भी लाइबिलिटी वाले एलिमेंट है वो कहां पर आता है, दे विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ पर्सनल अकाउंट. ठीक है. नॉमिनल में क्या आता है, योर एक्सपेंसेस एंड इनकम और लॉस एंड गेन. रियल अकाउंट में असेट, पर्सनल अकाउंट में लाइबिलिटीज एंड कैपिटल. ठीक है. नेक्स्ट वन, द फोरफीटेड शेयर कैन बी री इशूड एट पार, प्रीमियम, डिस्काउंट, ऑल ऑफ देम. अगर फोरफीटेड शेयर जो है, ठीक है, शेयर अगर फोरफीट हो रहा है तो वो री इशू किया जा सकता है किस रेट, किस चीज पर, पार पे, प्रीमियम पे, या फिर डिस्काउंट पे, या फिर सब पे. आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ देम.
ठीक है, नेक्स्ट वन, द सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में बी यूटिलाइज्ड फॉर फीचर का मतलब क्या होता है कि कंपनी शेयर्स को रीइश्यू कर रही है ना। अगर किसी शेयर होल्डर ने ड्यू डेट पे पैसा नहीं दिया तो कंपनी के पास राइट होता है एक सफिशिएंट नोटिस के बाद वो उसके शेयर्स को कैंसिल कर दे, और कैंसिल करने के बाद वो उसे क्या कर लेती है, रीइश्यू कर देती है। ठीक है, देन द सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में बी यूटिलाइज्ड बाय अ कंपनी फॉर writing of any loss on sale of fixed asset, writing of any loss of revenue nature, payment of dividend, writing of the expenses, discounts and the issue of debentures. प्रीमियम पे तो डेफिनेटली कर सकती है, डिस्काउंट इज अ प्रॉब्लम जो कि एक नॉर्मल शेयर के केस में होता है, लेकिन फॉरफीचर शेयर को कितने भी डिस्काउंट पे इशू किया जा सकता है। नाउ सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में जो अमाउंट दिया होता है उसका जो पर्पस है वो बहुत डेफिनेटिव होता है, आप उसे हर चीज के लिए यूज नहीं कर सकते। आप उसे यूज कर सकते हो बायबैक के लिए, आप उसे बायबैक के लिए यूज कर सकते हो, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए यूज कर सकते हो, बोनस शेयर के लिए इशू कर सकते हो, अगर आप बोनस शेयर इशू कर रहे हो फुली पेड अप वहां पे आप यूज कर सकते हो, या फिर अगर आपने शेयर्स को इशू करा था डिस्काउंट पे तो उसकी वजह से जो लॉस हुआ है, ठीक है, उसको आप कर सकते हो यूज उसके लिए। अगर आपने रिडम्पशन करा है डिबेंचर्स का प्रीमियम पे तो वो जो प्रीमियम आप दे रहे हो उसके लिए आप यूज कर सकते हो, या फिर अगर आपने डिस्काउंट पे इशू करा है डिबेंचर्स को तो उस केस में भी आप इसे यूज कर सकते हो। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट वन, 30th, द फॉलोइंग स्टेटमेंट अप्लाइज टू इक्विटी स्लैश प्रेफरेंस शेयर होल्डर, which one of them applies only to preference shareholder? सिद्धार्थ 20 से 22, मीनाक्षी डबल एंट्री, नहीं हो सकता मनाली, अगर आपके 45 से कम है तो फिर पीपीबी आपका क्लियर नहीं हुआ है। पूरा पेपर आप एग्रीगेट में कितने भी ले आए तो भी नहीं क्लियर होगा फिर। नाउ अगर हम इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की बात करें तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है, इक्विटी आर कंसिडर्ड टू बी द रियल ओनर ऑफ द कंपनी, ये वो लोग हैं जो कि प्रॉफिट एंड लॉस सबको झेलते हैं। बट अगर आप बात करें प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट में पार्टिसिपेट करते हैं, लॉस में पार्टिसिपेट नहीं करते, उनका रिटर्न भी फिक्स होता है। तो पहला पॉइंट बोला है, शेयर होल्डर बियर्स रिस्क ऑफ द लॉस ऑफ इन्वेस्टमेंट, बियर्स द रिस्क ऑफ नो डिविडेंड इन द इवेंट ऑफ लॉसेस, shareholders usually have the right to vote, shareholders no, dividends are usually a fixed amount in every financial year. तो जो स्टेटमेंट सिर्फ और सिर्फ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को अप्लाई करती है वो क्या है, इनका जो डिविडेंड रेट होता है प्रेफरेंस वालों का वो फिक्स होता है। ठीक है, इनका जो रेट है ना डिविडेंड का, दैट इज फिक्स्ड, राइट, ये चेंज नहीं होता। तो डिविडेंड्स आर यूजुअली फिक्स्ड अमाउंट इन एवरी ईयर, एवरी फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, इन केस ऑफ प्रेफरेंस। नाउ नेक्स्ट वन, ओके आई थिंक 31 है, व्हेन शेयर्स आर forfeited, the share capital account is debited with dash and the share forfeiture account is credited with dash. अगर शेयर फोरफीट होता है तो हम शेयर कैपिटल अकाउंट को हमेशा ध्यान रखिएगा उस अमाउंट से मल्टीप्लाई करते हैं जो कि कंपनी ने अभी तक बुलाया है, जिसे आप बोलते हो कॉल्ड अप वैल्यू। ठीक है, तो सबसे पहला आंसर तो क्या होगा, कॉल्ड अप कैपिटल। तो या तो ये है या तो ये है, ये दोनों तो कैंसिल है। और शेयर फॉरफीचर अकाउंट किससे क्रेडिट होता है, उस अमाउंट से जो कि आपको अभी तक एक्चुअली रिसीव्ड हुआ है। तो अमाउंट रिसीव्ड ऑन शेयर्स को पहला क्वेश्चन बोलता है, dash is that expenditure the benefit of which is enjoyed or consumed not in 1 year only but over many years. इनमें से कौन सा वो एक्सपेंडिचर है जिसका बेनिफिट आप सिर्फ एक साल ही नहीं कंज्यूम करते बट आगे आने वाले काफी सालों तक इसका बेनिफिट कंज्यूम किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, नंबर 2 इज रेवेन्यू, नंबर सी इज डिफर्ड एक्सपेंडिचर्स,
एंड द लास्ट ऑप्शन इज नन ऑफ दीज. क्या होगा राइट आंसर? तो इनमें से कौन सा ऐसा एक्सपेंडिचर है? तो हमारे जो एक्सपेंडिचर है वो मेनली दो टाइप के ही होते हैं, कैपिटल एंड रेवेन्यू. कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर्स हैं जिनको खर्च करने का रीजन यही होता है कि भाई हमने खर्चा किया और ये खर्चे हमारे लिए इनकम जनरेट करके लाएंगे. तो ऐसे खर्चे जो हमें इनकम कमा के देते हैं, दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, एंड इनका अमाउंट कंपैरेटिवली ज्यादा होता है. नाउ अब अगर ज्यादा खर्चा अगर आप कर रहे हो किसी पर्टिकुलर एक चीज पर, तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी कम होगी, राइट? बिकॉज जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपने मशीन खरीदी, तो आप रोज तो मशीन नहीं खरीदोगे, एक बार खरीदोगे फिर उसे यूटिलाइज करोगे. तो मशीन खरीदना इज व्हाट कैपिटल एक्सपेंडिचर, राइट? लेकिन अब अगर आप सैलरी की बात करो या वेजेस की बात करो, जो आप मजदूर को दोगे या फिर ऑफिसर्स को दोगे, है ना, फॉर रनिंग द मशीन और फॉर सेलिंग द प्रोडक्ट, दैट इज अ रेकरिंग एक्सपेंडिचर जो हर महीने हो रहा होगा, उसे हम बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, राइट? सो दे आर टू बेसिक कैटेगराइजेशन. अब ऐसा खर्चा जिसका बेनिफिट आप हमेशा, मतलब एक बार खर्चा करोगे बट बेनिफिट ओवर द टाइम कंज्यूम करोगे, अवेल करोगे, दे आर कॉल्ड एज योर कैपिटल एक्सपेंडिचर. ये ऐसे खर्चे हैं जहां पे जैसे अब आपने मशीन खरीदी, तो मशीन आपने खरीदी, इसकी इफेक्टिव लाइफ है 10 इयर्स, तो आप 10 साल तक इससे आ रहे प्रोडक्शन को यूज करोगे, इनकम जनरेट करोगे, ठीक है? तो राइट आंसर हो जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर. नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2. Statement 1. Initial cost includes purchase price including duties and taxes, cost directly attributable to bringing the asset to the location and condition necessary for it to be operational. Statement 2. Subsequent cost includes cost of parts of some items of the asset requiring replacement at regular intervals. These also includes the cost of major inspections for potential faults in the asset. Statement 1 is only correct. Statement 2 is only correct. Statement 1 and Statement 2 is incorrect. Statement 1 is correct. Statement 2 is correct. Both the statements are correct. What do you think is the right answer? So ये है पहली स्टेटमेंट, हमें बता रही है इनिशियल कॉस्ट के बारे में कि क्या होती है इनिशियल कॉस्ट. तो जब आप किसी चीज को परचेज कर रहे होते हो, दिस विल इंक्लूड ड्यूटीज एंड टैक्सेस, कॉस्ट जो कि डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है टू ब्रिंगिंग द असेट टू द लोकेशन. यानी कि इनिशियल कॉस्ट क्या होती है, आपने असेट खरीदा, बट असेट को खरीदने के बाद उसे अपनी लोकेशन पे लाने के लिए यू माइट हैव टू पे डिलीवरी चार्जेस, राइट? या फिर कोई भी डेवलपमेंट आप करवा रहे हो मशीन को वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए, क्या वो इनिशियल कॉस्ट में होता है? इज द स्टेटमेंट राइट? इट माइट ऑल्सो इंक्लूड जीएसटी दैट यू हैव पेड, राइट, टू परचेज द प्रोडक्ट. Then statement number 2 says subsequent cost क्या होती है? Initial cost is one time cost that you have incurred. Then there is another statement called as subsequent cost. Subsequent cost क्या होती है? मे बी असेट को उसी कंडीशन में रखने के लिए यू हैव टू मेंटेन इट. मेंटेनेंस कॉस्ट हो गए, रेगुलर इंटरवल पे आप इंस्पेक्शन करवा रहे हो, है ना, वो सारा जो खर्चा आप कर रहे हो, विल इट कम इन सब्सिक्वेंट कॉस्ट? तो अब आपको बताना है कि स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, या फिर पहली करेक्ट है बट दूसरी गलत है. Right. So let me give you the answer. The right answer is option number D. Both the statements are correct. Initial cost का भी मतलब बिल्कुल सही दिया हुआ है and subsequent cost का भी मतलब सही दिया हुआ है. Initial cost वो पहली cost है जहां पर आप asset को acquire करने के लिए और उसे operational बनाने के लिए यानी working condition में लाने के लिए जो खर्चा करते हैं, that is your initial cost. And जो regular interval पे आप inspection करवा रहे हैं, maintenance करवा रहे हैं, जिससे हमारी जो मशीन है उसकी लाइफ वैसे ही इंटैक्ट रहे, मशीन की वर्किंग कंडीशन अच्छी रहे, दैट कम्स इन दी सब्सिक्वेंट कॉस्ट. तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी. ठीक है, नेक्स्ट वन. Which among the given statement is are correct with respect to capital and revenue expenditure? Number 1, cost of acquisition of the asset is capital expenditure. Cost of initial delivery and handling cost is capital expenditure. Cost of day-to-day servicing is revenue expenditure. Cost of selling administrative is capital expenditure. Statement 1, 2 and 3 is only correct. Statement 1 and 2 is only correct. Statement 1 is correct. Statement 4 is incorrect. All the above are correct. क्या होगा राइट आंसर? सारे क्वेश्चन आपको लेटेस्ट पैटर्न के बेसिस पर ही मिलेंगे. नाउ कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द एसेट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर. कॉस्ट ऑफ इनिशियल डिलीवरी एंड हैंडलिंग कॉस्ट भी कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा बिकॉज ऑफ कॉस्ट कॉन्सेप्ट.
क्योंकि वो कॉस्ट ऑफ असेट में ही ऐड हो जाता है. देन अगर आप डे टू डे सर्विसिंग करवा रहे हो वो रेवेन्यू में आएगा. जैसे आपने मेंटेनेंस करवाया, दैट इज अ रिकरिंग एक्सपेंडिचर, राइट. देन कॉस्ट ऑफ सेलिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेट्रा इज कैपिटल एक्सपेंडिचर. दिस इज रॉन्ग. क्या होगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा स्टेटमेंट 1, 2 and 3 इज ओनली करेक्ट. नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट. इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? नंबर 1, रिप्लेसमेंट ऑफ डिफेक्टिव पार्ट ऑफ मशीनरी इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. डेली वेजेस पेड फॉर इरेक्शन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी इज कैपिटल. अंडरराइटिंग कमीशन फॉर इशू ऑफ शेयर्स इज रेवेन्यू. एक्सेस ऑफ सेल प्राइस ऑफ मशीनरी ओवर इट्स WDV बट लेस देन कॉस्ट प्राइस इज ट्रीटेड एज रेवेन्यू रिसीट. क्या होगा राइट आंसर? कौन सा स्टेटमेंट इनमें से इनकरेक्ट है? You are supposed to state which of the following is incorrect. कौन सा incorrect है? Now, so पहला स्टेटमेंट हमें क्या दिया हुआ है? पहला स्टेटमेंट हमें दिया है कि जो भी खर्चा आपने इनकर करा है ना, फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ डिफेक्टिव पार्ट ऑफ मशीनरी इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. हमें बताना है इनकरेक्ट है. आपने एक डिफेक्टिव पार्ट को रिप्लेस करा है. नाउ द क्वेश्चन इज, अगर पार्ट को आपने रिप्लेस करा है, फॉर एग्जाम्पल अगर इसकी जगह है ना आपने पार्ट रिप्लेस करा होता और उससे प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती, यानी पहले मशीन थी वो 10,000 यूनिट बना रही थी, बट अब रिप्लेसमेंट के बाद वो 20,000 यूनिट बढ़ा देती है, देन इट वुड हैव बीन अ कैपिटल एक्सपेंडिचर. बट अगर आपने रिप्लेसमेंट करा है और मशीन की कैपेसिटी नहीं बढ़ी है, देन इट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. डेली वेजेस पेड फॉर इरेक्शन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर. ये किस में आएगा? इनिशियल कॉस्ट में आएगा. ठीक है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट. अंडरराइटिंग कमीशन फॉर इश्यू ऑफ शेयर इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. नो, इट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर. अगर आप अंडरराइटिंग कमीशन पे कर रहे हो तो क्या है? वो सेम हो गया ना. आपको जो भी उसे वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए पैसे को, राइट, आप जो भी अमाउंट स्पेंड कर रहे हो दैट विल कम अंडर योर कैपिटल एरिया. ठीक है. Then excess of sale price is revenue receipt. That is correct. That will be example of revenue receipt, है ना, आपको जो प्राइस मिला है. ठीक है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. ये गलत है. Then for an expense to be classified as revenue or capital depends upon kind of expense, duration of the benefit, effect on revenue earning capacity, all of the above. क्या होगा राइट आंसर? किसी भी एक्सपेंडिचर को अगर हम क्लासिफाई करते हैं एज कैपिटल और रेवेन्यू, तो वो किस किस फैक्टर के ऊपर डिपेंडेंट है? नंबर 1, किस तरीके का एक्सपेंस है? करेक्ट, यानी कि रेकरिंग है या फिर नॉन रेकरिंग है. बिकॉज अगर रेकरिंग है ना, तो अगर रेकरिंग एक्सपेंडिचर है तो हम लोग क्या बोलेंगे? ठीक है, रेकरिंग है तो रेवेन्यू में आएगा, नॉन रेकरिंग है तो कैपिटल में आएगा. ड्यूरेशन क्या है? लॉन्ग टर्म बेनिफिट है या शॉर्ट टर्म है? शॉर्ट टर्म है तो रेवेन्यू है, लॉन्ग टर्म है तो कैपिटल है. इफेक्ट ऑन रेवेन्यू कैपेसिटी, या तो इंक्रीज करेगा या तो नो इफेक्ट लेकर आएगा. इंक्रीज कर रहा है तो कैपिटल है, नो इफेक्ट है तो रेवेन्यू है. तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दी अबव. दैट इज ऑप्शन नंबर डी. ठीक है, नेक्स्ट वन. Dash are the receipts from the day-to-day operation of the company or receipts where there is no further obligation of the entity to perform certain action. Revenue, capital, deferred, none of the above. What is the meaning of this? Dash are the receipts from day to day operations of the company. अगर day to day activity बोली है तो ऐसी रिसीट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? They are example of revenue receipts. ठीक है, अगर डे टू डे एक्टिविटी से आप रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो, है ना, पैसा कमा रहे हो डे टू डे ऑपरेशन से, तो दे आर योर रेवेन्यू रिसीट. और इनको हम कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं? दे आर टू बी ट्रांसफर टू आवर P&L अकाउंट. इसको हम हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं.
ठीक है। वहीं पे अगर हम कैपिटल रिसीट्स की बात करें तो इनका एग्जाम्पल क्या हो जाता है, जैसे इक्विटी लोन, जहां पे पैसा आ रहा है बट अगेन देयर इज एन ऑब्लिगेशन दैट इट माइट रिटर्न। ठीक है, तो यहां पे हमारा आंसर क्या होगा, रेवेन्यू रिसीट, एंड देयर इज नो फर्दर ऑब्लिगेशन, आपको किसी को रिटर्न नहीं करना, दिस मनी बिलोंग्स टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड दे कैन यूज इट एज पर देयर डिस्पोजल। Then the ICAI of India has issued dash to establish standards on procedures to be followed when an internal audit is conducted in an information technology environment. SA 10, SA 14, SA 20 या फिर none of these. क्या होगा राइट आंसर? नाउ स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, तो ये बोल रहे हैं कि आईसीआई दैट इज इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग के ऊपर, दोनों के ऊपर अकाउंटिंग मतलब स्टैंडर्ड्स बनाए हुए हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स है। तो स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग कौन सा है, जो कि इंटरनल ऑडिट के बारे में बताता है। तो इंटरनल ऑडिट से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस, प्रोसीजर्स टू बी फॉलोड इज गिवन अंडर एसए स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग 14। ठीक है, कहां पे दिया हुआ है, एसए 14 में, जो कि ये बताता है किस तरीके से इंटरनल ऑडिट किया जाएगा। ठीक है, प्रोसीजर बताता है कि इंटरनल ऑडिट जो है वो कैसे कंडक्ट किया जाएगा, और बाय यूजिंग द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, राइट, यानी कि आईटी को यूज करके कैसे आप ऑडिट कर सकते हो। देन which of the following are the common errors in the branch daily statements? Wrong identification of the type of transaction, recording of particulars in incorrect field, difference between the closing and opening balance in successive daily statements, all of the above. ब्रांच के डेली स्टेटमेंट्स में किस तरीके की एरर आपको ज्यादातर देखने को मिल जाती है, राइट। नंबर 1 आपको दिया हुआ है रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन ऑफ द टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन, रिकॉर्डिंग ऑफ पर्टिकुलर्स इन इनकरेक्ट फील्ड, डिफरेंस बिटवीन द क्लोजिंग एंड ओपनिंग बैलेंस इन सक्सेसिव डेली स्टेटमेंट्स, या फिर ऑल ऑफ द अबव, राइट। तो आंसर क्या होगा, इस तरीके की सारी एरर्स आपको देखने को मिल सकती हैं डेली रिपोर्ट्स में। वो आइडेंटिफिकेशन ऑफ रॉन्ग अकाउंट भी हो सकता है, इनकरेक्ट फील्ड में रिकॉर्ड करने का भी हो सकता है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस को फॉरवर्ड करने का भी मिस्टेक हो सकता है। दीज आर बेसिक एरर जो कि हो जाती हैं, बट दीज आर नॉट द फ्रॉड्स। ठीक है, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इन अ बैंक इज नॉर्मली नॉट परफॉर्म बाय द बैक ऑफिस? रिमाइंडर्स फॉर रिन्यूएबल ऑफ टर्म डिपॉजिट, डिपॉजिट ऑफ कैश बाय द customers at the counter, calculation and posting of interest in loan account, maintenance of journal ledger and other books by other books of account. आपको बताना है कौन सा काम परफॉर्म नहीं किया जाता। Now, reminders for renewable of term deposit again not performed by the back office, है ना। back office यानी आपका, है ना, not the one who is interacting with the customer. तो रिमाइंडर ठीक है। डिपॉजिट ऑफ कैश, ये तो आपका कौन सा ऑफिस होगा, फ्रंट एंड ऑफिस ही करेगा, तो दिस इज दी रॉन्ग आंसर। तो राइट आंसर आपका मतलब एज पर दी क्वेश्चन हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, बिकॉज दिस इज डन बाय दी फ्रंट ऑफिस एंड नॉट बाय दी बैक ऑफिस। करेक्ट। देन last one, a bank statement is a copy of a customer's account in the bank book, cash column of the cash book, cash column of the bank book, none of the above. बैंक स्टेटमेंट जो है वो किस चीज का कॉपी है, कस्टमर अकाउंट इन दी बैंक बुक। बैंक स्टेटमेंट का मतलब क्या हो जाता है, पासबुक। बैंक स्टेटमेंट का मतलब क्या है, पासबुक। तो पासबुक किस चीज का मिरर, मतलब इसका मिरर क्या होगा, इट इज बेसिकली कैश बुक, बट कैश बुक में कौन सा अकाउंट, बैंक अकाउंट।
These should match. बट अगर यहाँ पे डिस्क्रिपेंसीज हैं, नहीं मैच कर रहे हैं, देन वी आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट. So cash column of the cash book, no. So it will be none of the above, and right answer will be bank column of the cash book. ठीक है, they are supposed to be mirror. तो ये का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन बाय सेटिंग हाई प्राइसेस फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, to record, analyze and classify all expenditures related to the cost of product and service, to ascertain the cost of each product manufactured or services provided by an organization, to compare the company's market share with competitors. What do you think is the right answer? क्या उद्देश्य होगा कॉस्ट अकाउंटिंग का? ठीक है, इनमें से क्या उद्देश्य है कॉस्ट अकाउंटिंग का? सबसे पहले किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करवाना, टू रिकॉर्ड, analyze and classify all expenditure related to the cost of product, to ascertain the cost of each product manufacturer or service provided, to compare the company market share with competitors. Now cost accounting किससे related होती है? cost accounting cost को ascertain करने से related है. अब सबसे पहले आप देखो कि क्या आपको इससे related कोई word मिल रहा है? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव पूछा है. प्राइमरी का मतलब होता है सबसे पहला. ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि ये गलत है कि टू रिकॉर्ड, एनालाइज एंड क्लासिफाई ऑल एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस. बट पहला ऑब्जेक्टिव क्या होता है? सबसे बेसिक उद्देश्य है टू असर्टेन द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड, या फिर टू प्रोवाइड, टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ सर्विसेज दैट वी आर रेंडरिंग. तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी. ठीक है, नेक्स्ट वन. Question number 2. Debit all expenses and credit what goes out are the rules for debit and credit to nominal account and personal account, real account, nominal account, real account, personal account, nominal account. ये वो questions हैं जो आपको एग्जाम में के लिए इंपॉर्टेंट है. इसमें हाफ मार्क्स के क्वेश्चन भी होंगे, 1 मार्क्स के भी होंगे और 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी होंगे. Debit all expenses and credit what goes out are the rules for debit and credit too. Now, debit हमें करने हैं सारे खर्चे और credit करना है what goes out. Now, पहली वाली लाइन क्या बोल रही है? Debit all expenses. ये रूल किससे रिलेटेड है? ये तो नॉमिनल से रिलेटेड है ना? Debit all expenses and credit all income and gains. Then credit what goes out of the business. ये किससे रिलेटेड है? ये रियल अकाउंट का रूल है which says debit what comes in, credit what goes out. Right? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? नॉमिनल एंड रियल अकाउंट. आप रियल एंड नॉमिनल नहीं बोल सकते, है ना? बी वेरी स्पेसिफिक. दिस विल बी नॉट रियल एंड नॉमिनल, दिस विल बी नॉमिनल एंड रियल, है ना? तो कई बार हमें लगता है रियल नॉमिनल ही तो है, पहला मिल तो गया, इसीलिए वो सी नंबर का ऑप्शन है. नॉमिनल एंड रियल होगा. देन नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 3. बेस्ड ऑन द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट द कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट. इस डेटा के बेसिस पे आपको कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालना है. तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मार्जिनल कॉस्टिंग से रिलेटेड है. कंट्रीब्यूशन को आसान शब्दों में आप बचत या सेविंग मान सकते हैं जो कंपनी एक प्रोडक्ट पे बचा रही है अपनी फिक्स कॉस्ट को निकालने के लिए. राइट, अगर हमारा कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट से ज्यादा है तो ऑर्गेनाइजेशन को डेफिनेटली प्रॉफिट होने वाला है. इसको निकालने का तरीका क्या होता है? कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला होता है सेविंग्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट. राइट, सेविंग माइनस वेरिएबल कॉस्ट. सेविंग आपको सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सेविंग बोल रही हूं, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट. सेल हमें कितनी दी हुई है? 80. वेरिएबल कॉस्ट दी है 50. दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 30. राइट, तो हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट इज 30 पर यूनिट. दैट इज ऑप्शन नंबर बी. ठीक है, तो हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है? 30 पर यूनिट. ठीक है, 30 रुपए की बचत हो रही है हमें एक प्रोडक्ट को बेचते हुए. ठीक है, अब इसी क्वेश्चन में अगर आप चाहो तो आप कंट्रीब्यूशन आप निकाल चुके हो, आप बीईपी निकाल सकते हो. बीईपी का मतलब क्या होता है? हमारी जो फिक्स कॉस्ट है वो हमारी बचत में से कवर हो जानी चाहिए. बचत पर प्रोडक्ट कितना है? 30. और फिक्स कॉस्ट कितनी है? 30. फिक्स कॉस्ट है 3 लाख, बचत कितनी है? 30. यानी मुझे कितनी यूनिट्स बेचनी होंगी? 10,000 यूनिट. अगर मैं 10,000 यूनिट्स ऑफ
प्रोडक्ट बेच देती हूं तो मेरी 3 लाख की फिक्स कॉस्ट कवर हो जाएगी और मैं बीईपी पे आ जाऊंगी, दैट इज ब्रेक इवन पॉइंट, ना ही प्रॉफिट ना ही लॉस वाली सिचुएशन, ठीक है। और इसके बाद यानी 10,000 के बाद मेरा प्रॉफिट शुरू हो जाएगा, ठीक है। देन dash means an instrument to be settled at a future date whose value is derived from change in interest rate, foreign exchange rate, credit rating or credit index, price of security or a combination of more than one of them, and includes interest rate swap, forward rate agreement, foreign currency swap or other instrument as may be specified by the bank from time to time. Arbitrage, interest rate differential, derivatives, none of these. क्या होगा राइट आंसर? कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? इज इट आर्बिट्रेज, इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल या फिर डेरिवेटिव्स? इनमें से कौन सा वो इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम फ्यूचर डेट पे सेटल करते हैं? नाउ फ्यूचर डेट पे हम लोग क्या सेटल करते हैं? डेरिवेटिव्स, करेक्ट। डेरिवेटिव्स आर व्हाट? डेरिवेटिव्स आर फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स, जहां पे इन कॉन्ट्रैक्ट्स को हम एंटर तो आज करते हैं बट इनका एग्जीक्यूशन एक स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट में होता है। अब ये जो अग्रीमेंट हम कर रहे हैं, बायलैटरल अग्रीमेंट हम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है, वो किसके ऊपर डिपेंडेंट होगी? इंटरेस्ट रेट के ऊपर, फॉरेन एक्सचेंज रेट, यानी कि किसी अंडरलाइंग एसेट के ऊपर। तो दैट इज डेफिनेटली व्हाट? डेरिवेटिव्स, ठीक है। बस सेम डेफिनेशन है, टफ वर्ड्स में कोट करा हुआ है। नेक्स्ट वन, फाइंड कैलकुलेट द कंट्रीब्यूशन पर यूनिट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। लास्ट टाइम के पेपर में बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे आपके मार्जिनल कॉस्ट के ऊपर बेस, तो वही हम लोग कवर करने की कोशिश कर रहे हैं प्रॉपर्ली। आपको क्या निकालना है? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालना है। अभी हमने सीखा था सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। सेल्स पर यूनिट है 60, वेरिएबल है 40, दिस वुड बी ₹20 पर यूनिट, ठीक है, 20 रुपए प्रति यूनिट। नेक्स्ट वन, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द बीईपी इन यूनिट्स। आपको ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है। बीईपी का मतलब क्या होता है? ब्रेक इवन पॉइंट, राइट। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल ये ऑर्गेनाइजेशन की सेल है, ये बीईपी है, ठीक है, यहां पे लॉस होगा, यहां पे प्रॉफिट होगा, यहां पे नो प्रॉफिट एंड नो लॉस होगा, करेक्ट। तो ये हमारा प्रॉफिट वाला एरिया है सारा, ठीक है। कितना दिया हुआ है हमें? हमें बीईपी निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ठीक है। फिक्स कॉस्ट कितनी है? 2 लाख। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है 20, दिस विल बी 10,000 यूनिट्स, यानी 10,000 यूनिट हमारा बीईपी है। अगर आपने 10,000 यूनिट बेच ली तो आपको लॉस नहीं होगा, इसके बियॉन्ड आपको प्रॉफिट होगा। इसके 10,000 से कम बेचोगे तो लॉस होगा, लेकिन 10,000 यूनिट पे ना ही आपको प्रॉफिट होने वाला है ना ही लॉस। यहां तक हमें पहुंचना है ना, पहले हमें यहां तक पहुंचना है, फिर आगे बढ़ना है जैसे हम प्रॉफिट को फोकस कर पाए। नेक्स्ट वन, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट इन सेल्स। अभी तो आपने यूनिट में निकाला है, क्या हम इसे सेल्स अमाउंट में भी निकाल सकते हैं? राइट, अभी तो हमने क्या करा है? यूनिट में निकाल दिया। क्या हम बीईपी इन सेल्स निकाल सकते हैं? तो बीईपी इन सेल्स का फॉर्मूला क्या होता है? बस देखो, आपने जो बीईपी इन यूनिट्स निकाली है, ठीक है, अगर आप उन्हें सेल प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो यानी सेलिंग प्राइस से, तो यू विल गेट बीईपी सेल्स में, करेक्ट। अब हमने बीईपी यूनिट्स कितने में निकाली थी? 10,000 निकाली थी। अभी अगर नहीं भी आता तो मैं फिर से बता देती हूँ कैसे निकाली थी। 10,000 यूनिट और सेल वैल्यू कितनी है? 60 रुपीज। तो कितना हो जाएगा? हमारी बीईपी सेल कितनी होनी चाहिए? 6 लाख, यानी मुझे 6 लाख रुपए का सामान बेचना होगा। 10,000 यूनिट एट अ प्राइस ऑफ 60 जब मैं बेचूंगी तो मैं नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन में आऊंगी। बीईपी इन यूनिट्स, ये 10,000 यूनिट्स का जो वर्किंग नोट है वो मैं यहां पे निकाल देती हूं कि भाई हमने 10,000 यूनिट्स कैसे निकाली? हमने फिक्स कॉस्ट को डिवाइड करा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पे। फिक्स कॉस्ट हमारी 2 लाख है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हमने निकाला था 60 माइनस 40 दैट इज 20, ठीक है। तो हमारी बीईपी यूनिट्स कितनी आ गई? 10,000 यूनिट्स, करेक्ट। इसको हमने सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करा, हमारी बीईपी इन सेल आ गई। नेक्स्ट, कैलकुलेट द पीवी रेशो। आपको क्या निकालना है? पीवी रेशो। पीवी रेशो का फुल फॉर्म क्या होता है? प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो।
प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो, यानी प्रॉफिट और वॉल्यूम, वॉल्यूम यानी सेल्स, और प्रॉफिट का जनरेशन कहां से होता है, कंट्रीब्यूशन से। तो यहाँ पे मैटर ऑफ जो हमारा अटेंशन होगा जिस चीज पर, दैट वुड बी कंट्रीब्यूशन, बिकॉज प्रॉफिट कहां से शुरुआत होगा, आपके कंट्रीब्यूशन से ही शुरुआत होती है, बिकॉज यही बचत है जो एक प्रोडक्ट को बेचने पे आप कर रहे हो, उसी से आप फिक्स कॉस्ट जब माइनस करोगे तो आपका क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा। तो कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब क्या हो गया, सेल्स इनटू 100, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन हमारा कितना है, 20 है, सेल्स प्राइस कितना है, 60 है, इनटू अगर हम 100 करें तो हमारा आंसर आ जाना चाहिए, करेक्ट। तो अगर हम इसको डिवाइड कर दें तो ये आया 33.33%, ठीक है। कितना आ रहा है अनूप यादव सर, वेरी गुड, 33.33%, करेक्ट। नाउ if the estimated sale of a company during the year are 110 lakh and its break even sale is 70 lakh, calculate the margin of safety। मार्जिन ऑफ सेफ्टी बेसिकली क्या होती है, ये आपका बीईपी पॉइंट था, है ना, यहां पे आपकी बीईपी सेल्स आ गई या बीईपी आ गया, ठीक है, लेट्स से 6 लाख रुपए। अब 6 लाख से आगे जितना भी हो रहा है वो आपका क्या होगा, सेफ्टी होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलती हूं कि हमारी सेल होती है 10 लाख रुपए की, तो 6 से लेके 10 यानी 4 लाख मेरे लिए सेफ पॉइंट ही तो है, करेक्ट। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब क्या होता है, एस्टिमेटेड और एक्चुअल सेल, या तो एस्टिमेटेड जो आपने अनुमानित करी है, प्रोजेक्टेड सेल्स आपने सोची है इस साल होगी, माइनस योर बीईपी सेल्स विल गिव यू मार्जिन ऑफ सेफ्टी। कितना सेफ्टी आपके पास है, राइट। तो हमारी एस्टिमेटेड सेल कितनी है इस बार, 1,10,000 है, 110 लाख है, और बीईपी कितनी है, 70, यानी हमारी मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितनी हो गई, 40 लाख। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज 40 लाख, ठीक है। नेक्स्ट वन, which of the following is are incorrect with respect to the main characteristics of derivatives? Their value change in response to the change in a specific underlying asset. Derivatives are complex in their pricing and trading mechanism. They require no or little initial investment when compared to other types of contract having similar response to changes. It is settled at a future date on spot rate. आपको क्या बताना है, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है, और आपको दिया है ऑप्शन सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फिफ्थ, ओनली फोर्थ, ऑल आर करेक्ट, बट फिफ्थ तो ऑप्शन ही नहीं है। क्या होगा राइट आंसर, नाउ सी, Their value changes in response to a change specified in an underlying asset. इनकी जो वैल्यू है फिक्स तो होती नहीं है, किसके बेसिस पे चेंज करती रहती है, अंडरलाइंग एसेट के बेसिस पे, which is correct. They are complex in the pricing and trading mechanism. Yes, that is the characteristic of a derivative कि इनका जो प्राइसिंग मैकेनिज्म है, ट्रेडिंग है, वो कॉम्प्लेक्स होता है। इसमें इन्वेस्टमेंट की कुछ खास जरूरत नहीं होती, छोटा सा इन्वेस्टमेंट करके भी आप डेरिवेटिव्स में ट्रेड कर सकते हो। इट इज सेटल्ड एट अ फ्यूचर डेट ऑन स्पॉट रेट, ये गलत है। ये फ्यूचर में सेटल तो होता है ना, ये फ्यूचर में सेटल होगा, लेकिन स्पॉट रेट पे नहीं होता, आज के रेट पे नहीं होता, फॉरवर्ड रेट पे होता है, वो रेट जो आपने अग्री किया होता है उस वक्त। तो यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सी है, ओनली फोर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो राइट आंसर क्या होगा, सी। सारे स्टेटमेंट्स करेक्ट है, बस लास्ट वाला ही गलत है। ऑल आर इनकरेक्ट, ऑल आर करेक्ट नहीं, ये वाला गलत है। स्पॉट रेट नहीं होगा, फ्यूचर डेट बट एट फ्यूचर रेट, फॉरवर्ड रेट। देन dash means manipulation of accounts in such a way as to conceal the vital facts and present the financial statement in such a way as to show a better position than what it is. Because of such a situation, a particular high or low ratio may not be definite indicator of a good or bad management. For example, a high stock turnover ratio
is generally considered to be an indication of operational efficiency of the business. But this might have been achieved by unwarranted price reduction or failure to maintain proper stock of goods. This is विंडो फोरफीटिंग, विंडो ड्रेसिंग, विंडोज कैप्चरिंग या फिर विंडो शूटिंग. द राइट आंसर विल बी विंडो ड्रेसिंग. विंडो ड्रेसिंग का मतलब क्या होता है? मैन्युपुलेशन ऑफ अकाउंट्स, राइट. विंडो ड्रेसिंग का मतलब क्या है? हम हमारे अकाउंट्स को मैन्युपुलेट करते हैं, ठीक है. हम हमारे अकाउंट्स को मैन्युपुलेट करके बड़ा चढ़ा के दिखाते हैं. नेक्स्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड एग्जिबिट डैश ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर ऑफ द बिजनेस एंटिटी. क्लीन एंड क्लियर व्यू, ट्रू एंड क्लियर व्यू, ट्रू एंड फेयर व्यू, एनी ऑफ दीज. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को क्या एग्जिबिट करना पड़ेगा? तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट विल एग्जिबिट ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द बिजनेस एंटिटी. हमारी बिजनेस एंटिटी का ट्रू एंड फेयर व्यू. नेक्स्ट वन, विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट मैचेस द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग. आराम से देखिए इस क्वेश्चन को. It is the cost of producing one additional unit of product or service. It is one of the costing technique used by accountants to aid management decision. In this technique of costing, only variable costs are charged to operation, process or product, leaving all indirect costs to be written off against profit. Sales occupies a very important role in marginal costing. What will be the right answer? Now see this question. It is the cost of producing one additional unit. ये तो करेक्ट है, हमसे इनकरेक्ट पूछा गया है, ठीक है. डज नॉट मैचेस पूछा गया है ना, यानी गलत हमें बताना है. नेक्स्ट वन, इट इज वन ऑफ द कॉस्टिंग टेक्निक यूज्ड बाय अकाउंटेंट्स टू एड मैनेजमेंट डिसीजन. यस, बिकॉज यहाँ से हमें बीपी पता चलता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी पता चलती है. In this technique of costing, only variable costs are charged to operation, process or product, leaving all indirect costs to be written off against profit. That is correct. हम लोग यहाँ पे सिर्फ क्या कर रहे थे? Variable cost को कंसिडर करते हैं और फिक्स कॉस्ट को कंसिडर करते हैं, और कोई भी indirect cost को हम कंसिडर नहीं करते. Sales occupies a very important role in marginal costing. Is it sales? Marginal costing is all about cost and not sales. मार्जिनल कॉस्टिंग किसके बारे में बात करता है? देखो, इट इज द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन एडिशनल यूनिट. ये कॉस्ट के बारे में बात करता है. ये वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट के बारे में बात करता है. नेक्स्ट वन, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ स्टैंडर्ड डिडक्शन दैट इज अलाउड अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरी? रुपीज 40,000, 30,000, 50,000, नन ऑफ द अबव. क्या होगा राइट आंसर? व्हाट इज द अमाउंट ऑफ स्टैंडर्ड डिडक्शन दैट इज अलाउड अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी? 40,000, 30,000, 50,000, none of the above. Now, income from salary के head में जो standard deduction मिलती है, that is how much? 50,000. 50,000 की standard deduction हमको मिलती है, ठीक है. Next one. If the risk of return is 6%, beta value is 1.5 and market rate of return is 10%, the expected rate of return would be 15, 12, 17.5, 16%. क्या होगा? अगर रिस्क फ्री रिटर्न हमारा 6% है, बीटा वैल्यू 1.5 है एंड मार्केट रेट ऑफ रिटर्न 10 है, तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न वुड बी. नाउ रिस्क फ्री रेट हमें क्या निकालना है? कैपम को यूज करके, यानी कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल को यूज करके हमें निकालना है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न. करेक्ट. कैसे निकालते हैं? इट इज रिस्क फ्री रेट प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF. ठीक है. रिस्क फ्री रेट कितना दिया हुआ है? 6%. बीटा कितना दिया है? 1.5. एंड RM माइनस RF कितना होगा? RM हो गया 10, RF हो गया 6. सो 10% माइनस 6%, this will give you 1.5 into 4%. ठीक है. इसको अगर
स्टैंडर्ड डिडक्शन सैलरी के हेड में नरेश सर इतना ही है, तो दिस विल बी 6 प्लस 6 इज 12, 6% प्लस 6%, दिस विल गिव अस 12%. तो कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल के अकॉर्डिंग हमारा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न विद गिवन ऑल दी रिस्क एंड रिस्क फ्री रिटर्न इज हाउ मच, 12%. ये क्या है, कैपम बेसिकली इक्विटी निकालने का एक तरीका है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी. ठीक है. देन विच अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू फॉरेन एक्सचेंज. Foreign exchange refers to general mechanism by which a bank converts the currency of one country into that of another. Foreign trade gives rise to foreign exchange. It is transacted either in the currency of the exporter's currency or that of the importer's currency or that of a third country acceptable to both the exporter and the importer. The importer will make the payment in his nation's currency and the exporter will require the payment in his country's currency. Foreign exchange is the complement of foreign trade. It is the general mechanism by which the settlement of debt arising out of operation of international trade, service and finances is affected, or all of the above. You have to tell which among the following statement is true. The foreign exchange किससे related होता है? Foreign exchange related होता है आपके mechanism से, जहां पर आप trade तो करते हो, व्यापार तो करते हो, लेकिन व्यापार के settlement में आप foreign currency का पेमेंट करते हो, तभी फॉरेन एक्सचेंज है. इस प्रोसेस में अगर आप देखो तो आपको करेंसी चाहिए होगी, राइट. आपको एक्सपोर्टर करेंसी, इंपोर्टर करेंसी और थर्ड पार्टी कंट्री का जो एक्सेप्टेबल है, जो इंपोर्टर एक्सपोर्टर को, वो देखना पड़ेगा. इंपोर्टर अपनी करेंसी में पेमेंट करेगा, एक्सपोर्टर अपनी करेंसी में पेमेंट करना चाहेगा. इसीलिए फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत है, जो कि एक कॉमन प्लेटफॉर्म क्रिएट कर देता है ट्रेड सर्विस को फैसिलिटेट करने के लिए, यानी बढ़ावा देने के लिए. तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव. Next one, which among the following are incorrect with respect to exchange rate? Number 1, a direct quote is the home currency price of 1 unit of the foreign currency. An indirect quote is the foreign currency price of 1 unit of the home currency. Direct and indirect quotes are reciprocal of each other. Direct quote is equal to indirect quote divided by 2. आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. तो डायरेक्ट कोट क्या होता है, अगर मैं लिखती हूँ $1 इज इक्वल टू ₹82, दिस इज अ डायरेक्ट कोट. लेकिन अगर मैं लिखती हूँ ₹1 इज इक्वल टू $0.028, दैट इज योर इनडायरेक्ट कोट, है ना. 1 यूनिट ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी, दे बोथ आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, दिस इज करेक्ट. डायरेक्ट कोट इज इक्वल टू इनडायरेक्ट कोट डिवाइडेड बाय 2, नो, दैट्स रॉन्ग. तो आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी. एंड आई कैन सी Nagarjuna Yadav sir, Anup Yadav sir, both of you have given the correct answer. Very good. Naresh sir as well. Very good. Next one. If an exporter has a bill of 1 lakh pounds and want to convert it in rupees, presuming the interbank market quotation for spot delivery are as follow. $1 is equal to this much rupees. The London market is quoting cable as this much. Calculate 1 pound is equal to how many rupees? बबली कुमारी, आपने भी करेक्ट आंसर दिया है. हमें रेट क्या क्या दिया है, राइट, ये दिया हुआ है. नाउ जो कस्टमर है वो क्या करना चाहता है, इसको रुपीज में कन्वर्ट करना चाहता है. तो कस्टमर क्या करेगा, कस्टमर विल सेल, करेक्ट. कस्टमर अगर बेचेगा तो बैंक क्या करेगा, बैंक विल बाय फ्रॉम कस्टमर. तो हमें बाइंग रेट निकालना होगा ना. बाइंग रेट हमें क्या दिया हुआ है ना, वो देख लेते हैं. अगर यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड आपकी करेंसी क्या है, डिफरेंट है, तो राइट हैंड साइड वाली करेंसी को हम मल्टीप्लाई करते हैं. तो बाइंग रेट क्या है, 748450 इंटू 1.2720, करेक्ट. आंसर हो जाएगा, डिवाइड नहीं करेंगे. सेम करेंसी लेफ्ट हैंड साइड पे आपकी जो करेंसी है वो डिफरेंट है, डिफरेंट है तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई. सेम होती है तो क्या करते हैं, डिवाइड.
दिस विल कम एज 95.20 आई गेस. हाँ 20. ठीक है. हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम टू ऑफिसर अड्डा 24/7. आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे. वेलकम टू दिस स्पेशल सेशन जहां पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. दिस इज क्लास नंबर 5 एंड वी विल बी डिस्कसिंग दी मैकमिलियन बेस्ड क्वेश्चंस. एक बार जल्दी से मुझे बता दीजिए, ऑडियो एंड वीडियो, इज एवरीथिंग परफेक्ट एंड फाइन? ऑडियो और वीडियो का एक बार मुझे बताते जाइए. ऑडियो एंड वीडियो, इज एवरीथिंग परफेक्ट एंड फाइन? इफ यस, देन इस सेशन के लिंक को कॉपी करके शेयर कर दीजिए अमंग ऑल योर टेलीग्राम ग्रुप, योर फेसबुक ग्रुप, योर व्हाट्सएप ग्रुप, जहां पर भी आपके फ्रेंड्स और कलीग्स कनेक्टेड हैं उनके साथ जल्दी से एक बार इस सेशन के लिंक को शेयर करते जाइए. अगर ऑफिसर अड्डा पे नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, डो नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू स्टे अहेड ऑफ ऑल द रीसेंट अपडेट. वेरी गुड इवनिंग छवि मैम. सी ऑल्सो वन मोर थिंग, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो चैनल पे सिर्फ AFM नहीं, हर एक सब्जेक्ट की क्लास होती है, राइट? तो आपको उसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसके थ्रू आप और भी सेशंस को देख सकते हैं, राइट? अपनी प्लेलिस्ट को फॉलो करके सारे सेशंस को एक बार देख सकते हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को. सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं. व्हाइल पासिंग एन ओपनिंग एंट्री, ऑल द एसेट्स आर डैश व्हाइल ऑल द लाइबिलिटीज आर डैश. जब भी हम ओपनिंग अकाउंट की बात करते हैं तो असेट्स को क्या किया जाता है और लाइबिलिटीज को क्या किया जाता है? सारे असेट्स को क्या किया जाएगा, लाइबिलिटीज को क्या किया जाएगा? नाउ अगर हम असेट्स की बात करें, जितने भी असेट हैं उनको हम लोग क्या करेंगे, असेट्स विल बी डेबिटेड, बाकी लाइबिलिटीज जो है वो क्या होंगी, क्रेडिट होंगी. तो पहला वाला आंसर क्या होगा, असेट्स विल बी डेबिटेड एंड लाइबिलिटीज विल बी क्रेडिटेड. आई होप यहां तक सबको क्लैरिटी है. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट इंक्लूडेड इन नॉमिनल अकाउंट. इनमें से कौन सा ऐसा आइटम है जो कि नॉमिनल अकाउंट में इंक्लूड नहीं करता है? विच विल नॉट बी इंक्लूडेड इन नॉमिनल अकाउंट. इनमें से कौन सा ऐसा अकाउंट है जो कि नॉमिनल अकाउंट में इंक्लूड नहीं होगा? ठीक है. नाउ सी, लैंड एंड बिल्डिंग, ये तो असेट है, करेक्ट. सैलरी एक्सपेंस है, बेड डेट्स एक्सपेंस एंड लॉस, रिटर्न इनवर्ड एक्सपेंस एंड लॉस, करेक्ट. तो लैंड एंड बिल्डिंग इंक्लूड नहीं होगा, बाकी सारे तो नॉमिनल अकाउंट है. बाकी सारे क्या है, नॉमिनल अकाउंट है. चलिए नेक्स्ट वन. व्हाइल पासिंग एंट्रीज इन पर्सनल अकाउंट, रिसीवर विल बी डैश एंड गिवर विल बी डैश. शबी मैम वेरी गुड. राजेश सर वेरी गुड. क्या होगा राइट आंसर? नाउ सी, जब हम अकाउंट्स की बात करते हैं, हमारे अकाउंट या तो पर्सनल होते हैं, या तो रियल होते हैं, या फिर नॉमिनल होते हैं, करेक्ट. पर्सनल, रियल या नॉमिनल, तीन अकाउंट होते हैं. पर्सनल अकाउंट के केस में क्या होगा, हम लोग रूल क्या बोलता है, गोल्डन रूल क्या बोलता है, डेबिट दी रिसीवर, क्रेडिट दी गिवर, करेक्ट. रियल अकाउंट क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. करेक्ट. एंड नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है, नॉमिनल अकाउंट बोलता है डेबिट करने हैं सारे एक्सपेंसेस को, क्रेडिट करना है सारी इनकम को. यहाँ पे ये तीन गोल्डन रूल हैं जो कि आपके बैंक प्रमोशन के एग्जाम में हो गए या फिर आपका JIB का एग्जाम हो गया, जहाँ पे डेफिनेटली पूछे ही जाते हैं. ठीक है, ये ऐसे एरियाज हैं जो आपसे पूछे ही जाएंगे, करेक्ट.
तो यहां पर आई थिंक आपको क्लैरिटी है, ठीक है। नाउ क्या बोलते हैं, रिसीवर को हम लोग क्या बोलते हैं, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सो रिसीवर विल बी डेबिटेड एंड गिवर विल बी क्रेडिटेड। राइट आंसर क्या होगा, बी, जलाक्षी, राइट। धर्मपाल, छवि मैम, वेरी गुड, राइट आंसर। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्नीचर एंड फिक्सचर are dash account and when organization purchases furniture, we will dash furniture account. Furniture will be classified under dash account as per modern approach. अब आप इसमें देखो सारा कॉन्सेप्ट एक बार में, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में आ गया है। चलिए नाउ सबसे पहले देखते हैं यहां पे हमसे क्या बोला गया है, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, दीज आर रियल correct account and when organization purchases furniture we will debit furniture account, ठीक है। furniture will be classified under dash account as per modern approach. asset account, तो real debit and asset, real debit and asset, यानी option number C, correct, very good. Then depreciation on machinery is dash and is classified under dash account. Now depreciation क्या है, depreciation is an expense. depreciation अगर expense है तो debit करेंगे and is classified under dash account, nominal account. expense है तो nominal account हो जाएगा, correct. तो it will be debited and nominal account, option number B, right, very good. next one, organization has received interest, the interest will be dash and is classified under dash account. ये सारे 1 मार्क्स के क्वेश्चन है मॉड्यूल ए के, मॉड्यूल ए के सारे जो है वो 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, जहां पे हाफ मार्क्स का आपका फिल इन द ब्लैंक्स है। नाउ ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसीव्ड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट हमारी इनकम है, तो इनकम को हम लोग क्या करेंगे, इनकम विल बी क्रेडिटेड, करेक्ट, and is classified under which account, nominal account, and it will be classified under nominal account, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, credited and nominal, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट वन, salary paid to staff will be debited to which account, salary account, cash account, staff account, wages account. ये हाफ मार्क्स का क्वेश्चन है। नाउ सैलरी पेड टू स्टाफ, अगेन दिस इज एन एक्सपेंस, मैं आपको दोनों रूल से बता देती हूं, इट इज एन एक्सपेंस, करेक्ट। अगर आप गोल्डन रूल्स के अकॉर्डिंग जाओ, ठीक है, तो इट इज नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट है तो क्या होगा, डेबिट द एक्सपेंसेस। मॉडर्न रूल के अकॉर्डिंग जाते हैं, एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है, क्या करेंगे, डेबिट, तो सैलरी अकाउंट विल बी डेबिटेड। एंड नाउ बिकॉज द क्वेश्चन इज साइलेंट विद रिस्पेक्ट टू कैश से दिया है या बैंक से, तो रूल क्या बोलता है, वी विल एज्यूम इट एज कैश। तो सैलरी एक्सपेंस बढ़ रहा है, वी हैव डेबिटेड, कैश कम हो रहा है तो क्रेडिटेड, विल बी डेबिटेड टू विच अकाउंट, सैलरी अकाउंट। एक्सपेंस के केस में हम हमेशा आप नाम लिखोगे, ठीक है। नेक्स्ट वन, विच अकाउंट विल बी डेबिटेड इन केस लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम इज पेड बाय द प्रोप्राइटर फ्रॉम बिजनेस कैश। Which account will be debited in case life insurance premium? Now life insurance premium personal है, करेक्ट, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम क्या है, पर्सनल है, करेक्ट। तो अगर आपने कोई एक्सपेंस बिजनेस में पर्सनल अकाउंट से कर दिया,
तो यहाँ पे कौन सा अकाउंट आएगा, ड्रॉइंग। तो हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉइंग अकाउंट को डेबिट कर देंगे। एनी पर्सनल एक्सपेंस दैट यू आर डूइंग फ्रॉम योर बिजनेस इज डेबिटेड टू योर ड्रॉइंग अकाउंट। करेक्ट, वेरी गुड। ऑल दोज हु हैव आंसर्ड इट एज drawing account, that's correct. Very good. Next one. Returns of good by a customer should be debited to. यानी हमारे कस्टमर ने गुड्स को रिटर्न करा है, चलिए नाउ अगर हम गुड्स को रिटर्न कर रहे हैं, हम रिटर्न कर रहे हैं, ओ सॉरी ये कस्टमर रिटर्न कर रहा है, कस्टमर रिटर्न कर रहा है, तो दैट विल गो टू सेल्स रिटर्न अकाउंट, डेबिट हो जाएगा। ठीक है, देन गुड्स कॉस्टिंग ₹1200 डैमेज्ड बाय फायर एंड दे हैव बीन डैमेज्ड बाय फायर। करेक्ट, तो हमारे जो गुड्स है वो तो डिस्ट्रॉय हो गए, और डिस्ट्रॉय होने का रीजन क्या था, द रीजन वाज फायर। करेक्ट, नाउ बिकॉज द रीजन इज फायर, ये क्या होगा, कैसे इसको हम ट्रीट करने वाले हैं, और कितना अमाउंट आएगा, कॉस्ट थी 1200 की, इट वाज डैमेज्ड बाय फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड क्लेम ऑफ ₹1000 एंड चेक रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, द अमाउंट रिसीव्ड that should be debited to loss of stock by fire would be. Now see, इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, गुड्स की कॉस्ट 1200 रुपए की है, फायर की वजह से डैमेज हुआ, ठीक है, और हमें कितना क्लेम रिसीव हुआ, 1000 रुपए, यानी 200 रुपए हमारा क्या हुआ, वेस्ट हो, मतलब हमें लॉस हुआ। ठीक है, तो हमारा जो लॉस बाय फायर है ना, पहले तो हमारा वेट परचेज अकाउंट डेबिट होगा। ठीक है, कितने का हमें लॉस हुआ था वो एंट्री अगर हम करेंगे तो परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, जस्ट वन। सो लॉस बाय फायर हमारा डेबिट हुआ, डेबिट टू परचेज अकाउंट। ठीक है, अब हमें इसकी जगह, हमें इसकी ये पहली एंट्री होगी। करेक्ट, अब जब ये पहली एंट्री होगी तो हमारा लॉस कितने का हुआ था, 1200 रुपए का। ठीक है, अब हमें कैश कितना मिला है, इंश्योरेंस कंपनी से जो हमें चेक रिसीव हुआ है वो कितने का है, 1000 रुपए का है, तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा कितने रुपए से, 1000 रुपए से। ठीक है, लॉस कितने का हुआ है हमें, 200 रुपए का, टू लॉस बाय फायर, ये इसकी फाइनल एंट्री होगी। ये पूछ रहे थे अमाउंट डेबिटेड टू द लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर, तो लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर कितना है, आइडियली हमारा 1200 रुपए है, बिकॉज हमें बैंक से कितना मिला है, 1000 रुपए, और इसकी वजह से हमारा लॉस कितना हुआ है, 200 रुपए का। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। लॉस दैट हैज अकर्ड ड्यू टू फायर इज फाइनली 200 रुपीज, बिकॉज 1200 था, 1000 बैंक ने दे दिया, तो फाइनली हमें सिर्फ 200 रुपए का लॉस हुआ। करेक्ट,